हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे और सेहतमंद होंगे। मेरा नाम मिराज है और आज हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के हिस्ट्री के चैप्टर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड द रीडिंग मेनिया इन यूरोप ड्यूरिंग द 17th एंड 18th centuries. How did the print media contributed to the development of popular literature? देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इन किताबों ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला? जब हम किताबों के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ अल्फाज के पन्नों से कहीं ज्यादा देखते हैं। किताबें एक ऐसा जरिया है जो न सिर्फ नॉलेज फैलाती हैं बल्कि सोशल, कल्चरल और थिंकिंग लेवल को भी बदल देती हैं। ये कहानी है उस तब्दीली की जो यूरोप में आई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। कहानी की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी से होती है, यानी कि 16th और 17th सेंचुरी से, जब यूरोप में लिटरेसी रेट्स में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगी थी। ये मुमकिन हुआ चर्च, स्कूल्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की कोशिशों से। इन इंस्टीट्यूशंस ने लोगों को पढ़ने लिखने की अहमियत तो बताई ही बताई, जिससे आहिस्ता आहिस्ता लिटरेसी रेट्स में अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी हुई। लेकिन असल तब्दीली उस वक्त आई जब बुक्स की डिमांड में अचानक बहुत तेजी से उछाल आया और इस फिनोमेना को रीडिंग मेनिया कहा गया। अब किताबें सिर्फ बादशाहों, अमीरों और दौलतमंदों तक ही सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि किसानों, कारीगरों और मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी अवेलेबल हो गई थी। और इस तब्दीली में सबसे अहम किरदार अदा किया प्रिंटिंग प्रेस ने। इस टेक्नोलॉजी ने किताबों को बहुत सस्ती कीमतों पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे किताबें हर किसी के लिए अवेलेबल हो गई थी। गांव में किताबें बेचने वाले पेडलर्स हर छोटे छोटे गांव तक पहुंचे और इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स जैसी सस्ती किताबें गरीबों तक पहुंचाने लगे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लूई जैसी छोटी सस्ती किताबें अवेलेबल थीं, जिनमें रोमांसेस, हिस्ट्री और अलग अलग तरह की कहानियां शामिल थीं। इन किताबों ने सोसाइटी के हर सेक्शन और हर क्लास को नई दुनिया से रूबरू करवाया था। लेकिन किताबों के अलावा एक और अहम चीज ने लोगों के ख्यालात को इन्फ्लुएंस किया था, और वो थे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। इन मीडिया टूल्स ने न्यूज और एंटरटेनमेंट को एक साथ पेश किया, और अब लोग सिर्फ खबरें ही नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि एथिक्स और फिलॉसफी के ख्यालात से भी जुड़ गए थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल आइडियाज का भी एक्सपेंशन होने लगा था। सर आइजैक न्यूटन, थॉमस पेन, वोल्टियर और जीन जैक्स रूसो जैसे थिंकर्स अपनी रिसर्च और फाइंडिंग्स पब्लिश कर रहे थे, जिनमें लॉजिक, रीजन और फ्रीडम ऑफ थॉट जैसे आइडियाज थे। इन आइडियाज ने सोसाइटी में तब्दीली की एक नई लहर शुरू कर दी थी। इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर यह था कि अब नॉलेज और ज्ञान सिर्फ एलीट क्लास और अमीर घरानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आम शहरियों को भी अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने और थॉटफुल डिबेट्स में हिस्सा लेने की आजादी मिल गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये हमसे क्या पूछता है। How did the rise of women as readers and writers during the 19th century reflect the changing social dynamics in Europe? Discuss the role of literature in shaping new ideas about women in society. ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब women as readers उभर कर आने लगी 19th century के दौरान, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस वक्त की सोशल डायनेमिक्स यानी कि जो फीमेल्स का और मेल्स का जो रोल सोसाइटी ने ऑलरेडी तय किया हुआ है, उस बारे में जो सोच बनी हुई है, उस पर क्या फर्क पड़ा था यूरोप में। और हमें यह भी जानना है कि लिटरेचर ने, यानी जो किताबें लिखी गई थी, इन्होंने क्या रोल प्ले किया उन नए आइडियाज को उभारने में सोसाइटी में जो वुमेन के बारे में थे। इस क्वेश्चन के आंसर से हम जानेंगे उन फीमेल्स के बारे में जो सिर्फ पढ़ने वाली ही नहीं थी बल्कि लिखने वाली बन गई थी। और ये सफर तब शुरू होता है जब मास लिटरेसी और प्रिंट मीडिया का एक्सपेंशन होता है। जब एजुकेशन और लिटरेसी का सिलसिला बढ़ा तो फीमेल्स का भी एक नया दौर शुरू हुआ। कंपलसरी एजुकेशन ने फीमेल्स को एक नई पहचान दी और वो एक अहम कैटेगरी बन गई रीडर्स की। अब फीमेल्स अपने लिए नए सोच और एजुकेशन की दुनिया में कदम रख रही थीं। ये तब्दीली प्रेस और पब्लिशिंग इंडस्ट्री की वजह से आई। मैगजीन्स और किताबें अब फीमेल्स के लिए बनी थीं, जिनमें घर के काम, मॉरल कंडक्ट और प्रॉपर बिहेवियर के बारे में अक्सर लिखा जाता था। पब्लिशिंग इंडस्ट्री ने खास तौर पे फीमेल्स के इंटरेस्ट को एड्रेस किया। फिर आई कुछ मशहूर फीमेल्स जो लिखने वाली बन गईं, जैसे कि जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्टे सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट। इन लोगों ने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज तो किया, उन्होंने अपने नॉवेल्स में कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर्स बनाए जो सिर्फ नफरत और प्यार की कहानियों में ही नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ, इंटेलेक्ट और ऑटोनॉमी के साथ जीती थे। इनकी कहानियों ने मोहब्बत, शादी, सोसाइटी, क्लास और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जैसे अलग अलग गहरे थीम्स को एक्सप्लोर किया। जब फीमेल्स पब्लिक लाइफ में कदम रख रही थीं, तो एक और चीज भी बढ़ रही थी और वो थी लैंडिंग लाइब्रेरीज,
ये लाइब्रेरीज काफी अहम हो गईं, खास तौर पर उन फीमेल्स के लिए जो काम कर रही थी और उन्हें लिटरेचर तक पहुंचने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लैंडिंग लाइब्रेरीज ने फीमेल्स को सेल्फ एजुकेशन और लिटरेसी को इम्प्रूव करने का एक जरिया दिया। किताबें और लिटरेचर ऑफ फीमेल्स के लिए सिर्फ एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं थे, बल्कि इन्होंने उन्हें अपने हक में नए आइडियाज दिए। पर्सनल फ्रीडम, सोशल इक्वालिटी, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स को समझने का मौका दिया। ये सब कुछ वुमेन्स राइट और जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट में एक बड़ा किरदार अदा कर गया। ये लिटरेचर न सिर्फ फीमेल्स की सोच को बदल रहा था, बल्कि उनकी सोच और उनके स्टेटस को समाज में भी बदल रहा था। अब लोगों का ये बिलीफ बढ़ रहा था कि फीमेल्स सिर्फ घर का काम नहीं करती, बल्कि वो भी इंटेलेक्चुअल थॉट रख सकती हैं, अपनी बात का इजहार कर सकती हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कर सकती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस बारे में है। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन इन कॉलोनियल इंडिया। यानी कि प्रिंट कल्चर ने ये जो सोशल इश्यूज थे, ये जो सामाजिक इश्यूज थे, अलग अलग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और क्लास एक्सप्लॉयटेशन जैसे कॉलोनियल इंडिया के दौरान इनको कैसे एड्रेस किया, किस तरह से लोगों तक पहुंचाया। इस आंसर में हम जानेंगे कि मीडिया ने सोशल इश्यूज को किस तरह सामने लाया और उनको बदलने की कैसे कोशिश की, कैसे लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हुए और उनकी आवाज को प्रेस और लिटरेचर ने दुनिया तक कैसे पहुंचाया। 19वीं और 20वीं सदी के आखिर तक जब सोशल रिफॉर्मेशन की लहर चल रही थी, तो हिंदुस्तान में वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स और पैम्पलेट्स ने अपनी जगह बनाई। इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सोशल इश्यूज को समाज के सामने तो रखा ही, बल्कि लोगों को आवाज भी दी। इस दौर में हमने देखा कि कैसे सोशल इश्यूज, खास तौर पर कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन, मीडिया के जरिए सामने आए। एक अहम नाम इस दौर में उभरा और वो नाम था ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। 1871 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब गुलामगिरी लिखी, जिसमें उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का पुरजोर ऑपोजिशन किया और अनटचेबिलिटी को खत्म करने की भी बात की। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस मसले को अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया और उन्होंने समाज में बराबरी यानी इक्वालिटी की भी आवाज उठाई। अब इसके बाद एक और बड़ा नाम सामने आया, जो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठाई, दलितों के राइट्स के लिए आवाज उठाई और कास्ट की बुनियाद पर होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपनी जिंदगी की लड़ाई शुरू की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मेहनत और जज्बात के जरिए दलितों को अपने हक में जंग लड़ने की ताकत दी। फिर आए पेरियार यानी कि E.V. रामास्वामी नाइकर, जो सोशल इक्वालिटी को लाने के लिए कोशिशों में लगे हुए थे। उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ तेजी से आवाज उठाई और हर इंसान को बराबरी का हक देने की बात करी। ये सिर्फ इन कुछ बड़े लीडर्स की बात नहीं है, फैक्ट्री वर्कर्स ने भी अपनी कहानी लिखी। जैसे काशी बाबा एक कानपुर के मिल वर्कर थे। इन्होंने अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स और कास्ट और क्लास के दबे हुए लोगों की आवाज को लिखा। उन्होंने वर्किंग क्लास की स्ट्रगल्स को सबके सामने रखा। 1930s आते आते बेंगलोर के मिल वर्कर्स ने अपनी लाइब्रेरीज बना ली थी ताकि वो नेशनलिज्म और सोशल इश्यूज पर भी नॉलेज हासिल कर सकें। ये लाइब्रेरीज उनके लिए तालीम और अपने हक में जंग लड़ने का जरिया बनी। प्रिंट मीडिया इस दौर में सोशल रिफॉर्मर्स और इंटेलेक्चुअल्स की भी आवाज बना। मीडिया ने कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज को सबके सामने रखा और लोगों को इस बारे में अवेयर किया। इन्हीं इश्यूज को समझने के लिए प्रिंट मीडिया ने नेशनलिज्म को फैलाने में भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। प्रिंट मीडिया ने नेशनलिस्ट मूवमेंट में कास्ट बाउंड्रीज को तोड़ दिया और हर किस्म के लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो अपने कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ लड़ सकें। ये वो दौर था जब लिटरेचर और प्रिंट मीडिया ने सामाजिक बदलाव का सफर शुरू किया था, कास्ट और क्लास के डिस्क्रिमिनेशन को सामने लाया और उनका खात्मा करने की पूरी कोशिश की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो हमसे क्या पूछता है। एनालाइज द रोल ऑफ प्रिंट इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियाज इन कॉलोनियल इंडिया। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस वक्त प्रिंट मीडिया ने किस तरह से नेशनलिज्म और पॉलिटिकल आइडियाज को फैलाया, प्रिंट के इस रोल को हमें एनालाइज करना है। असल में जब हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए जंग की बात करते हैं तो एक चीज जो सबसे जरूरी थी वो थी लोगों तक अपने ख्यालात को पहुंचाने का जरिया, और ये जरिया था प्रिंट मीडिया। इस आंसर में हम बात करेंगे कि किस तरह प्रिंट मीडिया ने राष्ट्रवाद और एंटी कॉलोनियल इमोशन को फैलाया और किस तरह ये मीडिया आजादी के आंदोलन का एक अहम हिस्सा बना। जब नेशनलिस्ट आइडियाज उभरे और पॉलिटिकल एक्टिविज्म शुरू हुआ तो मीडिया ने इन आइडियाज को खूब फैलाया। किस तरह से? न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, पैम्पलेट्स, इन्होंने राष्ट्रवादी सोच और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए जाने वाले जुल्मों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में राष्ट्रवादी लीडर्स ने प्रिंट का खूब इस्तेमाल किया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए। जैसे केसरी, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने एडिट किया था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से पॉलिटिकल एक्टिविज्म और नेशनलिज्म की आवाज सुनाई देती थी। इसने लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त फीलिंग को पैदा किया, मगर ब्रिटिश हुकूमत ने इस सब को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट्स लाए गए
जो राष्ट्रवादी पब्लिकेशंस को दबाने और डिसेंट को सप्रेस करने का एक तरीका था। ये एक्ट प्रेस की सख्त सेंसरिंग को एस्टैब्लिश करता था, मगर इसके बावजूद कई जर्नल्स ने अपनी आवाज को रोकना नहीं सीखा और ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसीज पर लगातार कमेंट करते रहे। प्रिंट मीडिया ने सिर्फ राष्ट्रवादी आइडियाज को ही प्रमोट नहीं किया, बल्कि समाजी और मजहबी रिफॉर्म्स पर भी डिबेट्स को बढ़ावा दिया। राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे थिंकर्स ने प्रिंट का इस्तेमाल किया ताकि वो पुराने रीति रिवाजों को चैलेंज कर सकें। उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत कोशिशें की। इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने न सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट किया, बल्कि उन्हें लोगों को अपने हक के बारे में सोचने और अपनी आवाज को उठाने का एक जरिया दिया। प्रिंट ने सामाजिक और मजहबी बंदिशों को तोड़ दिया और लोगों के बीच में सोच की एक नई लहर आई। जब हम इंडिया की आजादी की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया ने आम जनता को अपने हक की आवाज उठाना सिखाई और उन्हें उनके राइट से भी अवेयर कराया। प्रिंट ने राष्ट्रवादी मूवमेंट को मजबूत किया और इससे एक ऐसे पॉलिटिकल लड़ाई का जन्म हुआ जो आजादी के लिए थी। प्रिंट ने न सिर्फ रीजन के फर्क को खत्म किया, बल्कि एक जरिया बना जिसमें हर किस्म के लोग अपनी कास्ट, क्रीड और लैंग्वेज के फर्क के बिना एक साथ अपनी आवाज को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उठाते थे। और इस तरह प्रिंट मीडिया ने एक कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बनाई जो लोगों को आजादी के लिए इकट्ठा कर रही थी। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।